नमस्कार। सनेरी क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन फिर नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इनसे पहले अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी थी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पहली अंतःस्रावी ग्रंथि अपन ने देखी हाइपोथैलेमस। फिर अपन ने पढ़ी थी पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि दूसरी। फिर अपन ने देखी थी तीसरी ग्रंथि, बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसे अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आज अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि ही है। थायराइड ग्रंथि या इसे आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। आज देख रहे हैं थायराइड ग्रंथि, जिसे थायराइड या आउटू भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि है वो संवास नली के दोनों ओर स्थित होती है। इसका आकार होता है वो एच वर्ण के समान होता है। जो ABCD बड़ी ABCD का वर्ण होता है एच, उसके आकार का उस जैसा आकार होता है थायराइड ग्रंथि का। और ये सब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि निष्क्रिय रूप से हार्मोन का संग्रहण करती है, यानी कि ये थायराइड ग्रंथि खुद सक्रिय नहीं रहकर खुद निष्क्रिय रहती है, यानी कि ये कोई कार्य नहीं करती है, केवल हार्मोन का संग्रहण करती है। सभी हार्मोन्स को अपने अंदर समेट रखती है, यानी कि उन सबको इकट्ठा करती है। इसलिए इसको कहते हैं संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो ये हार्मोन का संग्रहण करती है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है वो हार्मोन को संग्रहण करती है, यानी कि हार्मोन्स को इकट्ठा करती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि है वो खुद अपनी तरफ से दो हार्मोन का स्रावन करती है। वो होते थायरॉक्सिन पहला, और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरॉक्सिन की कमी हो तो बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जिसे अपन जड़ वामनता या क्रीटेनिज्म कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, उसकी अगर मात्रा में कमी आ जाए तो उसके बच्चा जो होता है, उस बच्चे की बुद्धि होती है, यानी कि उसका दिमाग कम काम करता है, जिसे अपन कहते हैं मंद बुद्धि का होना, जिसे जड़ वामनता या क्रीटेनिज्म रोग नाम दिया गया है। जड़ वामनता या क्रीटेनिज्म रोग। और थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो उस बच्चे की आंख डरावनी हो जाती है, यानी कि आंखें फूलकर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे उसको देखे तो डर लगने लगता है, यानी कि उसकी आंखें डरावनी हो जाती है। किससे? थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से तो बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो उनकी आंखें फूलकर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है और उनकी आंखें वो डरावनी सी लगती है। फिर आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम को अवशोषण करके हड्डियों में जमा करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मात्रा को अवशोषण करता है अपने रक्त से और हड्डियों के अंदर जमा करता है, जिससे हमारी शरीर की हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। और कुछ मात्रा में कैल्शियम को पेशाब के अंदर उत्सर्जित कर देता है। ये सारा कार्य है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य करता है हमारे शरीर में कि ये हमारे शरीर को रक्त से अवशोषण करके कैल्शियम को हड्डियों पर जमा करता है, जिससे हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती है। फिर आता है हाशिमोटो रोग। कौन सा आता है? हाशिमोटो रोग।
ये हाशीमोटो रोग है वो थायराइड ग्रंथि के उपचार में जो दवाइयाँ दी जाती है और उस दवाइयों से थायराइड ग्रंथि खुद नष्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं हाशीमोटो रोग। यानी कि थायराइड की तकलीफ हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाती है, उसे सही करवाने के लिए अपन इलाज लेते हैं और उस दवाइयों से अगर हमारे शरीर की वो थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाए तो उसे कहते हैं हाशीमोटो रोग। जो थायराइड ग्रंथि से नहीं होता है उसके नष्ट होने से होता है। फिर एक नोट लगा के लिखिए, गेंगा रोग या गवाइटर रोग या इसे ही अपन बोलते हैं गलगंट रोग। गेंगा, गवाइटर या गलगंट रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ये होता तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये थायराइड ग्रंथि फूलना स्टार्ट हो जाती है। ये हुई अपन की थायराइड ग्रंथि। फिर इसी का एक भाग होती है, इसके पीछे स्थित होती है छोटी सी एक ग्रंथि होती है, उसे कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि या पराउटू। उसे आउटू बोला था, ये पराउटू ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है, जस्ट पीछे, और दो के जोड़े के रूप में उपस्थित होती है और उनकी संख्या होती है वो होती है 4। थायराइड ग्रंथि के पीछे संख्या के अंदर होती है 4 और दो दोनों साइड उपस्थित होती है 2 के जोड़े के रूप में। थायराइड पैराथायराइड से पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित करती है पराथायराइड ग्रंथि, और इसी हार्मोन को अपन कहते हैं कोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? कोपिक हार्मोन कहा जाता है। और ये कोपिक हार्मोन है वो हड्डियों से कैल्शियम को अवशोषण करके रक्त में लाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का बिल्कुल उल्टा काम करता है पैराथार्मोन हार्मोन। कैल्सिटोनिन तो रक्त से अवशोषित करके हड्डियों पर जमा कर रहा था, जबकि ये पैराथार्मोन हार्मोन है वो कैल्शियम को रक्त में लाता है, हड्डियों से अवशोषण करके कैल्शियम को रक्त में लाता है, जिससे हमारी शरीर की हड्डियां हैं वो कमज़ोर भी हो सकती है। इस हार्मोन की कमी से हड्डियां हैं वो कमज़ोर या छिद्रित हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी आती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको एक नाम दिया गया है ऑस्टियोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है, और ये होती है कोपिक हार्मोन की अधिकता से। कोपिक हार्मोन की अधिकता हो जाने से हो जाती है हड्डियां कमज़ोर। फिर आते हार्मोन की कमी से कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए शरीर में तो कैल्शियम की मात्रा भी अधिक हो जाती है, और अधिक कैल्शियम की मात्रा होने से मांसपेशियों के अंदर संकुचन नहीं होता है, जिससे टिटेन रोग हो जाता है। तो ना तो थायरोक्सिन हार्मोन अधिक सही है ना ही कम। फिर एक नोट के अंदर है डाइक्लोफिनेक एक टेबलेट का नाम है। ये एक टेबलेट है जो दर्द निवारक के रूप में ली जाती है, किसी दर्द से निजात पाने के लिए ली जाती है, और इसके अगर अधिक सेवन उत्तरोत्तर अपन करें तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, और जानवरों में ये अधिक प्रयोग करने से
शरीर में लगातार जमा होती रहती है। यानी कि जानवरों में अगर अपन इस डाइक्लोफिनेक नामक टेबलेट का अधिक उपयोग करें तो उनके शरीर में ये लगातार बढ़ती रहती है और जमा होती रहती है। और जब मृत जानवर को गीद अपना भोजन बनाते हैं तो ये डाइफिनेक गीदों के अंदर जमा होने लगती है। गीदों के शरीर में चला जाता है तथा इनके अंडे ना वो समय से पहले उस फूटने लगते हैं डाइक्लोफिनेक दवाई की वजह से। इसलिए राजस्थान में गीदों के विलुप्त होने का कारण भी डाइक्लोफिनेक को ही माना गया है। फिर आती है, ये अपन की पूरी होती है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। फिर आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि है वो हृदय के सामने स्थित होती है। हमारा हार्ट होता है उसके सामने स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन हार्मोन, जो लिम्फोसाइट के परिपक्वन हेतु आवश्यक होता है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का नाम होता है और उन कोशिकाओं का परिपक्वन के लिए थाइमोसिन हार्मोन आवश्यक होता है, जो थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि युवा अवस्था में पूर्ण सक्रिय होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। यानी कि धीरे धीरे ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और बुढ़ापे के अंदर केवल धागे के रूप में ही शेष रहती है। युवावस्था में तो पूर्ण सक्रिय रहती है, जबकि बुढ़ापे के अंदर सिर्फ धागे के रूप में ही रहती है, क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर के अंदर नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और सिर्फ धागे के रूप में ही शेष बचती है। तो ये थी थाइमस ग्रंथि। फिर आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है वो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय के नीचे की साइड में स्थित होती है, सही आमाशय के बिल्कुल नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग होता है वो बिखरा हुआ पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिखरी हुई पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग, जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं या इसे द्वीप संरचनाएं भी कहते हैं। तो ये कहीं कहीं लैंगरहैंस की द्वीप संरचनाएं होती हैं और कहीं कहीं इसको लिख दी जाती है कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। तो द्वीप कोशिकाएं और द्वीप संरचनाएं एक ही होती है। जो अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग होता है, जो बिखरा हुआ पाया जाता है छोटी छोटी द्वीपों के समान, छोटे छोटे द्वीपों के समान यानी कि टुकड़ों में पाई जाती है, इस कारण इसको द्वीप नाम दिया गया है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग होता है, जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहलाती है। इस ग्रंथि में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इस ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं। पहली कोशिका है अल्फा कोशिका, दूसरी होती है बीटा कोशिका, तीसरी आती है प्लेसेंटा या अपरा जिसे बोलते हैं अपन। तो पहले देखते हैं अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागोन का स्रावण होगा तो ग्लूकागोन से शर्करा बढ़ेगी। ये कार्य किसका होता है? अल्फा कोशिका का। फिर आती बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है और इंसुलिन की कमी से रक्त में शरीर की मात्रा
शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में इंसुलिन की तो कमी से बढ़ती है, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है। तो दोनों का बैलेंस में होना भी जरूरी होता है। अल्फा कोशिका का और बीटा कोशिका का, ये दोनों बैलेंस में चलना जरूरी होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अपन डायबिटीज या मधुमेह रोग इसी को ही कहते हैं। डायबिटीज या मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज या मधुमेह रोग कहलाता है। फिर आता है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज, ये बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी इंसुलिन की खोज। कृत्रिम रूप से बनाया गया इंसुलिन का नाम होता है ह्यूमिलिन, जिसे कहा गया है ह्यूमिलिन, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ये होती है पूरी बीटा कोशिका। अब आती है तीसरी कोशिका, अग्नाशय ग्रंथि की तीसरी कोशिका कौन सी है, अपराध, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। प्लेसेंटा ये विकसित होते हुए भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच बनने वाली संरचना प्लेसेंटा या अपराग कहलाती है। विकसित होते हुए भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संरचना बनती है, जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, वो प्लेसेंटा ही होती है। प्लेसेंटा कोशिका से बच्चे को यानी कि भ्रूण को माँ के पेट के अंदर पोषण प्राप्त होता है, वो होता है अपरा के माध्यम से, यानी कि प्लेसेंटा कोशिका द्वारा। तो प्लेसेंटा से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन और दूसरा है दूसरा है HCG हार्मोन, यानी कि कोटियोनिक हार्मोन, कोटियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और पहला है रिलैक्सिन हार्मोन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।